अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान शॉक, भारत से एक बात और कर दिया, पाकिस्तान के दोस्त पर भाषण हमला। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यहाँ पर जंग बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है और फैलती हुई नजर आ रही है बज़ाहिर। US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen, लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। इसको बड़ा डिप्लोमेसी तो बड़ी, और मैं तो आपको पता है जयशंकर जो है वो उनको मैं दाद भी देता हूँ। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि ये पूरी अब डिस्टर्ब हो गई। डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। इसमें बर्तानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया। हूतीज ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है, ये जो बीमारी है कि आप किसी को उंगली करोगे, किसी को पोक करोगे और ये सोचना कि आगे से कोई जवाब नहीं देगा, ये पागलपन सिर्फ एक मजहबी दिमाग में ही आ सकती है। और क्यों उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा ले लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रो रहे हैं उनके आगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ लाल सागर में चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर और ब्लिंकन ने इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर कहा कि आज शाम मेरे मित्र और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ एक अच्छी चर्चा हुई। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से लाल सागर क्षेत्र पर केंद्रित थी। इसके साथ ही गाजा समेत पश्चिमी एशिया में चल रही अमेरिका की नीतियों की सराहना की गई। आपको यहां बता दें कि इस बातचीत के बाद अमेरिका ने हूतियों पर भीषण हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में परेशानी का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से ही हूतियों को सपोर्ट करता आया है और अमेरिका की बार बार चेतावनी के बाद हूतियों ने मनमानी करना जारी रखा, लेकिन अब अमेरिका ने इन पर बड़ा हमला किया है। आपको यहां बता दें कि लाल सागर में माल्ट होने वाले जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले ने भारत के लिए मुश्किल पैदा कर दी। इसको देखते हुए अमेरिका ने पहले जयशंकर से बातचीत की और अब हूतियों पर पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया है। US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen, लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। वो किसी एक मुल्क की बड़ी खबर नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद हमास और इजराइल की वो जंग जिस पे कई महीनों से बात हो रही है, अब वो जंग एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इसमें पहले ही कई फरीक शामिल हो चुके थे और ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक US, UK या ऐसे कंट्रीज ने इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया था कि जिसके बाद ये कहा जाए कि अब ये जंग कहां तक पहुंचेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि US और UK की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर US की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। लेकिन ये जो US एंड UK की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीस ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी
ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज ने वहां पर अपने शिप्स भेजे, अपनी फोर्स को बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इसके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले हुआ क्या? जो यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं, उससे पहले अमेरिका के कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को रोका गया। हूतीस की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से। एग्जैक्टली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिस पे जो ईरान की नेवी है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैप्चर्ड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये इसको रोका गया है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका जाएगा तो फिर उसका जवाब तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हूतीस की तरफ से हो रहे थे। अभी तक जो शिप्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स रोके गए थे, उसमें बाकायदा डायरेक्ट ईरान की तरफ से किसी अमेरिकी टैंकर को नहीं रोका गया था। एक तो ये खबर इससे पहले थी। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस और यूके की तरफ से, लेकिन इसी के साथ एक खबर ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि हूतीस ने जो वहां पर गदर मचा रखा है रेड सी में, उनको रोकने के लिए कहा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हूतीस को कहा गया है कि रुक जाओ, स्टॉप दिस वॉर, जो आप रेड सी में कर रहे हैं इसको रोक दें आप फौरी तौर पर। नतीजा क्या निकला? अब ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इनकी वजह से अब एक जंग छिड़ गई है, सही मायनों की, सिर्फ सोशल मीडिया की जंग की बात नहीं कर रहा। आज अमेरिका और यूके और तकरीबन 20 मुल्कों की कोalition है जिन्होंने हूतियों के ऊपर हमले किए। और हमने ये ट्वीट में बड़े से कह रहा था, तकरीबन 2 हफ्तों से कह रहा था कि ये फैफो ही हैं ये सारे लोग, ये अभी उनको शह दे रहे हैं, हाँ हाँ हूती तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और उनको शह दे रहे हैं। हूतियों ने कहा कि हमने सिर्फ इसराइल के जहाजों के ऊपर हमला करना नहीं, तकरीबन 25 से ज्यादा जहाजों के ऊपर इन्होंने हमला किया, क्योंकि जो जहाज होता है उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि मैं इसराइल का हूं। शिपिंग कंपनीज के ऊपर फ्लैग बेयरर्स होते हैं, वो फ्लैग मोस्टली जो होते हैं केमन आइलैंड और इस तरह के, ग्रीस के बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो उनको स्मॉल फीस देते हैं और उनका फ्लैग कैरी करते हैं, लेकिन वो जहाज किसी का भी हो सकता है, वो अमेरिका का भी हो सकता है। आपने देखा भी इंडिया के जहाज के ऊपर भी इन्होंने हमला किया हूतियों ने, क्योंकि इनको पता नहीं होता, ये ड्रामेबाजी है कि हम सिर्फ इसराइल के हो। तो ये पूरी दुनिया की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको खतरा था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने इंश्योर किया वो ये इंश्योर किया था कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी, हम हर एक के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कजाकों का दौर खत्म कर दिया, वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि हम अब ट्रेड कर सकते हैं खुल के। तो हूतियों ने उसको उंगली कर दी। इन्होंने अब मोमिनीन्स जो, चलो जो मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं वो तो चलो कुएं के मेंढक है ना, ये वो लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, और ये बजाय इसके कि वेस्ट के अपने जिस मुल्क का खाते हैं उसके साथ लॉयल रहें, उसी की थाली में छेद करते हैं और उनको हूतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, करो करो। ये जो बीमारी है कि आप किसी को उंगली करोगे, किसी को पोक करोगे और ये सोचना कि आगे से कोई जवाब नहीं देगा, ये पागलपन सिर्फ एक मजहबी दिमाग में ही आ सकती है। तो इसी तरह ये बड़े अरसे से करते चले आए। एक यूक्रेन वाला महाज चल रहा है, दूसरा इसराइल वाला चल रहा है, तीसरा एक नया शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है? और दुनिया जो है, अभी मैं कल ही एक रील देख रहा था जिस तरह से काफ़ी ज्योतिषी प्रेडिक्शन करते हैं, तो इंडियन ही थे वो, मैं रील देख रहा था तो उसमें ये कह रहे थे कि जो दुनिया का एक सिस्टम या सितारों का एक सिस्टम या सैयारों का एक सिस्टम चल रहा होता है, तो जो 2026 में होने वाला है, 2026 में, वो कह रहे थे कि यानी वो चल रहा है, अभी से ही चल रहा है, 90 कोविड के बाद से वो चल ही रहा है, वो जो मुश्किल वक्त है दुनिया के ऊपर। बोला ये वो वक्त है जो किसी ज़माने में,
किसी ज़माने में 1945 की जो दूसरी जंग अज़ीम थी उस तरह की एक सिचुएशन चलेगी। और ये क्या कहते हैं, अपना इंडिया के हवाले से कह रहे थे कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, काश कि ऐसा ना हो। लेकिन वो कह रहे थे कि मतलब मुश्किल वक्त हो सकता है 2026 दुनिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए। तो अब जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है तो ये कोई अच्छी ख़बरें नहीं है या अच्छा नहीं दिख रहा कि अगर इस तरह से दुनिया जाएगी तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम प्रे करें, या जिस तरीके से जो गवर्नमेंट्स जो है, हुकूमतें जो हैं, इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं उसको जितना हो सके कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं अब देखें, अगर इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और इस तरह से जहाज़ों को रोक दिया जाएगा और उन्हें गुजरने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स जो हैं, हुकूमतें जो हैं, वो उसका रोकथाम करेंगी, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। फिर उसके बदले में किसी कंट्री के साथ जंग हो सकती है। तो अगर 2 से 3 जगह पे वॉर शुरू हो जाए दुनिया में, तो आपको अंदाज़ा है कि उसका असर किस किस कंट्री पे पड़ सकता है, और फिर कई और जगहों पे भी फूट पड़ सकती है। तो जितना हो सके कंट्रोल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की दौड़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। अक्सर वीडियोज़ में मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का विनाश की चीज़ें जो हैं उसकी भाग दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए, डेवलपमेंट में बढ़ना चाहिए। एक तरफ पूरी दुनिया बैठती है, इन्वायरमेंट के ऊपर बात करती है, माहौल के ऊपर बात करती है, पोल्यूशन के ऊपर बात करती है, और वही दुनिया इतने बड़े बड़े महाज खोल रही है। हम बहुत पहले मैंने सुना था कि जंग स्टार्ट हमारी मर्ज़ी से होती है, लेकिन ये ख़त्म हमारी मंशा और मर्ज़ी से नहीं होती। ये कब तक चलती है कुछ नहीं पता होता। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे चल के हालात बेहतर हों। अब इस्लामिक जहाँ पे अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो अब वहीं पर दूसरे कंट्रीज़ जो हैं, मतलब है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात भी अगर अच्छे हैं, तो फिर क्या होगा, किस तरीके से अमेरिका सुनेगा नहीं सुनेगा, देखते हैं आगे क्या करता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।